नेक्स्ट ग्रुप एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट हुए और सबसे एडवांस प्लांट होने के साथ ही इनके कैरेक्टर्स जो है वो पहले के जितने भी ग्रुप है उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजियोस मीन्स वेसल और कवरिंग, एंड स्पर्मोस मीन्स सीड। ठीक है, स्पर्मोस मीन्स सीड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। वेसल, सीड या फिर कवर्ड सीड। और किसके साथ कवर्ड रहते हैं? फ्रूट। ठीक है, किसके साथ कवर्ड रहेंगे? फ्रूट के साथ कवर रहेंगे, इसलिए उसको क्या बोला है? एंजियोस्पर्म। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वहां पे फ्रूट नहीं था क्योंकि वहां पे ओवरी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स व्हाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट डू नॉट हैव फ्रूट। सॉरी, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट डू नॉट हैव फ्रूट, बट एंजियोस्पर्म में फ्रूट रहता है क्योंकि यहाँ पे ओवरी भी प्रेजेंट रहती है। ओके, अब ये मैकेनिज्म डेवलप होने की जरूरत क्या है, कि फ्रूट बनने की जरूरत क्या है? क्योंकि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्रूट नहीं है, इसकी वजह से उनको खाने वाला कोई नहीं है। पॉइंट इज, कोई भी फ्रूट का अगर कोई भी एनिमल्स खाते हैं तो वो सीड डिस्पर्स होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जिस एक से दूसरी जगह जाएगा मतलब वो उतना ज्यादा के एरिया कवर करेगा, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उसका मतलब क्या है कि वहां पे उस स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक एम क्या रहता है? सर्वाइव करना, और दूसरा अपने जैसे और इंडिविजुअल बनाना। ठीक है, ये बेसिक एम रहता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट के केस में टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस्ड है, बट वहां पे सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म इतना वेल डेवलप नहीं था। मींस जिम्नोस्पर्म का क्लाइमेट बहुत लिमिटेड है, वो बहुत उनका जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं हुआ, बहुत कोल्ड क्लाइमेट के प्लांट है। अपने अभी जैसे अपने यहाँ का क्लाइमेट जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इस तरीके के क्लाइमेट में जहां पे ह्यूमिडिटी का परसेंटेज भी ज्यादा रहता है और हीट का परसेंटेज टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए अडॉप्ट हुए हैं एंजियोस्पर्म। ओके, सो यहाँ पे ये नए एटमॉस्फेयर या बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के लिए फ्रूट बनाने की जरूरत थी। सो फ्रूट बाकी के ऑर्गेनिजम्स जब खाते हैं तो उसके सीड जो है वो वही शेड नहीं करेंगे या वही नहीं फेंकेंगे, वो दूसरी जगह जाके फेंकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एनिमल्स फ्रूट खाते हैं, ठीक है, तो उनके एक्सक्रीटा में वो फ्रूट के सीड्स रहेंगे और वो जहां पे भी एक्सक्रीट करेंगे वहां पे जाके वो सीड्स जो है डिस्पर्स होंगे। सो ये एक हुआ। दूसरा, जो भी लिमिटेशन इवॉल्व एज अ स्पीसीज या फिर एज अ कैरेक्टर के बेसिस पे जो भी लिमिटेशंस जिम्नोस्पर्म में है, वो लिमिटेशंस एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ के एंजियोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सो आज के डेट में सबसे ज्यादा या डोमिनेंट वेजिटेशन कौन सा रहता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है, डायनासोर के टाइम पे ट्रायसिक या जुरासिक पीरियड जो था वहां पे जिम्नोस्पर्म का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो थे उस टाइम में डोमिनेंट स्पीसीज थी इन केस ऑफ प्लांट। आज के टाइम में एंजियोस्पर्म है। अपने यहाँ पे जितने भी ग्रीन लिविंग प्लांट है, ठीक है, ऑल मोस्ट ऑफ द ग्रीन लिविंग प्लांट, out of them 80% belongs to 80% belong to angiosperm. So 80% of green living plants belong to angiosperm. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में बिलोंग करता है। ओके, दूसरा, दिस इज द डोमिनेंट वेजिटेशन ऑन अर्थ। ठीक है, आज के डेट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट की वैरायटी जो है वो किसकी रहेंगी? एंजियोस्पर्म की। मतलब है, रहेगी नहीं, मतलब एक्चुअली प्रेजेंट है। सो ये हुआ। दूसरा, एंजियोस्पर्म में भी टोटल कुछ एग्जांपल्स जो है वो एक्वेटिक भी है, कुछ एग्जांपल्स टेरेस्ट्रियल भी है। ओके, एंड कुछ एग्जांपल पैरासिटिक भी है। सो भले ही प्लांट को अपन जनरली ऑटोट्रॉफ डिफाइन कर एज ए ऑटोट्रॉफ डिफाइन करते हैं, बट एंजियोस्पर्म में भी कुछ ऐसे प्लांट रहेंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दे आर पैरासिटिक ऑन अदर प्लांट।
ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल प्रेजेंट रहते हैं एंजियोस्पर्म में। दूसरा, यहाँ पर टोटल स्पीसीज रहती है 3 लाख और 0.3 मिलियन, ठीक है, और 300,000। सो इतनी टोटल स्पीसीज है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। और इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है प्लांट का, या सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है 3 फैमिली में पाई जाती है। फर्स्ट एस्टरेसी, ऑर्किडेसी एंड फैबेसी, ठीक है। These constitute the most number of or top 3 largest families of angiosperm, ठीक है। सो ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। एस्टरेसी में सबसे ज्यादा मेंबर है, उससे सेकंड नंबर पे ऑर्किडेसी, ऑर्किड की फैमिली, ऑर्किड पता है फूल, वो जितने भी है, वैनिला, इट बिलोंग्स टू ऑर्किडेसी। और एस्टरेसी सनफ्लावर फैमिली, ठीक है। तो सनफ्लावर फैमिली में जितने भी सनफ्लावर जिस फैमिली का मेंबर है, उस फैमिली के मेंबर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म नंबर वाइज। एंड थर्ड फैबेसी, सो जितने भी अपने लेग्यूम्स रहते हैं, ठीक है, जितने भी दालें हम खाते हैं, ये सभी की सभी दालें कौन सी फैमिली में आती है? फैबेसी। सो ये वो 3 सबसे लार्जेस्ट फैमिली है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। दूसरा, the smallest plant in case of angiosperm is Wolffia, and it is 0.1 centimeter long and broad, and it is a aquatic plant, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट है, 0.1 सेंटीमीटर की उसकी डायमेंशन रहती है। अब सुई की जो नीडल सुई जो रहती है, उसमें जो छेद रहेगा, उसमें एक प्लांट पूरा आ जाएगा, इतना छोटा साइज रहता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्यों बोला है उसको? क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर आता है और उसमें सीड भी बनता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अलगी क्यों नहीं बोला? क्योंकि अलगी का कैरेक्टर क्या है कि वो थैलस रहता है, वहां पे वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन, जैसे सेक्स ऑर्गन एंजियोस्पर्मी के हायर प्लांट में रहते वैसे नहीं रहेंगे, एंड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर है जिसके बेसिस पे अपन प्लांट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब वुल्फिया में वस्कुलर टिश्यू मतलब उतने एक्सटेंसिव नहीं रहेंगे क्योंकि प्लांट ही 0.1 सेंटीमीटर का है, ओके। सो ये, बट यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या है कि वुल्फिया में फ्लावर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर आते हैं और उसके बाद सीड भी आएगा। सो इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोन प्लांट एंड लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्म है दैट इज यूकैलिप्टस और यूकैलिप्टस, ठीक है। इट इज जनरली 114 मीटर और उससे भी ज्यादा रह सकती है। यूकैलिप्टस पता है? नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी नाम सुना है? ऑयल बनाते हैं उसके, फेस वॉश और मॉइस्चराइजर में यूज करते हैं। एनीवे, मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है उसके, वो एसेंशियल ऑयल्स जो है दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। यूकैलिप्टस जो है इट इज द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट और हाईएस्ट कह सकते हैं 114 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे रहते हैं, एंड वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट प्लांट। अब बाकी के जितने भी प्लांट है, या अगर इनको जिम्नोस्पर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन डिफरेंस जो है, पहला फ्रूट, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं रहता, एंजियोस्पर्म में फ्रूट रहता है, ठीक है। दूसरा, यहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। और स्पोरेंजिया जिस लीफ पे आते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया जिस लीफ पे आते हैं उस लीफ को क्या कहते हैं? ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया आएंगे, ऐसे लीफ को क्या कहेंगे? स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल्स जो रहते हैं वो जिम्नोस्पर्म में कोन या स्ट्रोबिलाई के फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पे स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और ये स्पोरोफिल जो है वो फ्लावर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी कैसे रहेगी? स्पोरोफिटिक बॉडी, डोमिनेंट फेज जो है स्पोरोफिटिक रहती है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा, ये जो स्पोरोफिल है ये कोन के फॉर्म में नहीं है, फ्लावर के फॉर्म में, और फ्लावर में भी इसको अपन क्या कहेंगे?
अच्छा, पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं। सो मेन प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीव्स में जो डिवाइडेड है, ये रूट स्टेम लीव्स जो है डिवाइडेड है, इसके ऊपर फ्लावर आएंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर में दो चीजें, गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, गायनोशियम एंड एंड्रोशियम। सो गायनोशियम जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल और ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल, एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। गायनोशियम बहुत सारे मेगास्पोरोफिल से बनेगा, उस मेगास्पोरोफिल को क्या नाम दिया है यहाँ पे, कार्पेल, ठीक है, उस मेगास्पोरोफिल को नाम क्या दिया है, कार्पेल। एंड माइक्रोस्पोरोफिल को क्या बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। तो स्टेमन और कार्पेल ये क्या हुआ है, स्पोरोफिल, जिसके अंदर स्पोरेंजियम रहेगा और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इतना सिंपल नहीं है जितना जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट में था। अब ये जो कार्पेल है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको कहते हैं ओवरी। स्टैमेन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या कहेंगे, एंथर। मतलब एंथर जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यू या जर्म टिश्यू रहेंगे वो किसके अंदर रहेंगे, ओवरी और एंथर के अंदर, ठीक है। कार्पेल और स्टेमन जो है वो एक कंपोजिट पार्ट हुआ, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी पता है तुम लोगों को। एंथर भी, एंथर के नीचे फिलामेंट रहता है, तो फिलामेंट और एंथर दोनों चीजें मिला के क्या बनेगा, स्टेमन। तो जो भी जर्म सेल्स रहते हैं वो ओवरी और एंथर के अंदर रहेंगे, ठीक है। और उसमें भी ये हुए स्पोरोफिल, स्पोरोफिल में क्या रहेंगे, स्पोरेंजिया। एंजियोस्पर्म के केस में मेगास्पोरेंजिया को क्या कहेंगे, ओव्यूल, और माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक कहते हैं, ठीक है, पोलन सैक कहेंगे या फिर सिंपली माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, जो एंथर के अंदर रहता है, ठीक। अब यहां पे ये जो भी ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, लिख लेते हैं। पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। सो ये दोनों ओव्यूल और पोलन सैक ये क्या हुआ है, स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर बनेंगे। और ये स्पोरेंजिया जिसके जिसके ऊपर आएंगे वो क्या हुआ है, स्पोरोफिल। बट यहां पे स्पोरोफिल को, मेगा स्पोरोफिल को क्या बोला है, मेगा स्पोरोफिल इज कॉल्ड कार्पेल, जिसके अंदर स्पोरेंजिया रहेगा, और माइक्रोस्पोरोफिल इज कॉल्ड एंथर, सॉरी स्टेमन, एंथर नहीं, एंथर तो उसके अंदर का पार्ट हुआ। बट अगर हम स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं तो क्या हुआ, स्टैमेन, स्टेमन और स्टैमेन, ओके। अब यहां पे इसके अंदर ओव्यूल और पोलन सैक, ठीक है। अब ये जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डिप्लॉयड रहेंगे, ठीक है। ये ब्लू कलर में जितना भी पार्ट बताया लाइफ साइकिल का ये कैसा है, डिप्लॉयड, मतलब स्पोरोफिटिक फेज वाला पार्ट या स्पोरोफिटिक जनरेशन वाला पार्ट। ओव्यूल और पोलन सैक ये मियोसिस के इट अंडरगोज मियोसिस, और उसके बाद ओव्यूल में बनेंगे मेगास्पोर, पोलन सैक में बनेंगे माइक्रोस्पोर, या जिसको दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, पोलन। दोनों भी मियोसिस के बाद बने इसलिए कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। अब ये जो मेगास्पोर है वो आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाता है, माइक्रोस्पोर जो है वो आगे चल के मेल गमेटोफाइट बनाता है। मेल गमेटोफाइट को दूसरा नाम नहीं है, बट फीमेल गमेटोफाइट को यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमेटोफाइट। और मेल माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन विच फॉर्म्स मेल गमेटोफाइट, ओके। सो मेल गमेटोफाइट से क्या बनेंगे, मेल गमेट। एम्ब्रियो सैक से क्या बनेगा, या एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनेंगे, एग। दीज टू आर मेल एंड फीमेल गमेट। माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर को गमिट नहीं बोलेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये क्या हुए, स्पोर्स। ये स्पोर्स आगे जाके गमिट बनाएंगे। टेरिडोफाइट तक अपन ने देखा था कि स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली फ्यूज होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जाइगोट या फिर नेक्स्ट प्रोजेनी बनती है। बट यहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो है वो आगे चल के एग, मेल एंड फीमेल गमिट डेवलप करते हैं, और ये मेल एंड फीमेल गमिट का फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर रहेगा, और सीड किससे कवर्ड रहेगी, फ्रूट से,
और ये सीड जो है वो जर्मिनेट होके फिर से क्या बनाएगी, नया स्पोरोफाइट। सो यहाँ पे ये ब्लैक कलर से जितना पार्ट बताया ये कौन सी जनरेशन है, गैमेटोफिटिक, क्योंकि यहाँ पे सभी पार्ट जो है वो कैसे है, हैप्लॉइड। ठीक है, सो ये गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफिटिक जनरेशन हुई, और ये जो है ये स्पोरोफिटिक फेज या स्पोरोफिटिक जनरेशन इन विच इज अ डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल जो है याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं, आगे चल के जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर होगा 12th में जो तुमको है उसमें भी काम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What is the structure in angiosperm which is equivalent to megasporophyle? Or which of the following structure represents the megasporangium in case of angiosperm? इतने डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये लाइफ साइकिल याद रखना। ओके, अब यहाँ पे ये मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, गमिट्स, ये सब स्ट्रक्चर, ये सब चीजें हुई। अब यहाँ पे ये जो भी रिप्रोडक्शन है इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। पता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है, पता है, फ्यूजन। ठीक है, सो बराबर। सो यहाँ पे मेल गमिट जो रहते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, गमिट्स बोला है, सिर्फ गमिट लिखा है। ओके, गमिट्स बोला है क्योंकि एंजियोस्पर्म में मेल गमिट्स 2 बनते हैं बट फीमेल गमिट एक ही रहेगा। तो एम्ब्रियो सैक में और एक सेल रहती है जिसके साथ फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो उसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उसमें से एक सेल जो है वो कैसी रहेगी, ट्रिप्लॉइड। ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, एक तो जाइगोट बनेगा एक फर्टिलाइजेशन से, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या रहता है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो क्या है, एंडोस्पर्म। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर सर्वाइवल ऑफ सीड। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ सीड। ठीक है, अगर एंडोस्पर्म रहेगा वहां, नहीं रहेगा वहां पे, तो अल्टीमेटली सीड के सर्वाइवल के या एम्ब्रियो के सर्वाइवल के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहां पे जो भी एंडोस्पर्म बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनता है बट वो कैसे रहेगा, हैप्लॉइड। इट इज जनरली हैप्लॉइड, क्योंकि वहां पे 2 फर्टिलाइजेशन नहीं होते, एक ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखो। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक बार फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार नहीं होता, और वहां पे एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड रहेगा, डिप्लॉइड नहीं रहता, क्योंकि वहां पे ओवरी नहीं है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो भी कंडीशन है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं रहती, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म देयर इज अ मैकेनिज्म which will produce endosperm and zygote during fertilization. Okay, so that ये डिफरेंस है बाकी के प्लांट और एंजियोस्पर्म में। so यहाँ पे एंडोस्पर्म है, मतलब सीड जब भी जर्मिनेट होगी उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक स्टोर्ड फूड मटेरियल रहेगा जो वो खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एंजियोस्पर्म के प्रोबेबिलिटी या प्रोपोगेशन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट रहेगा, या उसका रेट जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि सीड के पास और सीड में जो एम्ब्रियो है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा फूड मटेरियल है आगे की प्रोसेस करने के लिए, तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर द डोमिनेंट वेजिटेशन ऑन अर्थ। ठीक है, तो इतने सारे रीजंस की वजह से। और दूसरा, जाइलम एंड फ्लोएम, जितने भी वस्कुलर टिश्यू है, हैज ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम के जो भी 4 कंस्टिट्यूएंट सेल है वो सभी के सभी प्रेजेंट रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है शायद जिसमें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल विंटरेसी फैमिली, जो थोड़े बहुत उसके कैरेक्टर थोड़े बहुत मैच होते हैं टू डेथ ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसके जैसे कुछ एग्जाम्पल छोड़ते हैं। तो
बाकी के जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उन सभी में ऑल द टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सभी के सभी टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में? जिम्नोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म के केस में दो क्लास कहेंगे या फिर उसको जो नेक्स्ट कैटेगोरिकल रैंक है। ठीक है, सो इसमें दो ग्रुप या दो क्लासेस है। फर्स्ट, डायकोटिलेडॉन्स, एंड सेकंड, मोनोकोटिलेडॉन्स। ये दो ग्रुप है किसके अंदर? इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। डायकॉट किसको कहेंगे? विच हैज टू sections or two cotyledon in seeds। एक सीड में दो कॉटिलेडॉन रहेंगे और मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडॉन रहता है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस हुआ डायकॉट और मोनोकॉट में। दूसरा, ये जितने भी डायकॉट हैं, एंजियोस्पर्म सबसे इवॉल्व ग्रुप है। एंजियोस्पर्म में भी डायकॉट जो है वो मोनोकॉट के कंपैरिजन में कैसे रहेंगे? प्रिमिटिव। मोनोकॉट जो है दे आर मोर एडवांस्ड। ठीक है, हमेशा याद रखना, दे आर मोर एडवांस्ड। ओके, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायकॉट प्लांट जो रहते हैं वो पेरेनियल रहते हैं या फिर बायनियल रहते हैं। मतलब जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में सीड से जर्मिनेट होता है प्लांट, उसके बाद उसके ऊपर सेक्स और उसके बाद फ्लावर आएंगे, फ्लावर में रिप्रोडक्शन होगा, सीड बनेगी। तो ये एक लाइफ साइकिल हुई। सीड जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक जो टाइम पीरियड है वो एक लाइफ साइकिल है। अगर ये 1 साल में कंप्लीट होती है तब उसको कहेंगे एनुअल प्लांट, 2 साल में कहेंगे तो बाइनियल, 2 से ज्यादा साल लगेंगे तो पेरेनियल। मोस्ट ऑफ द डायकॉट जो है वो कैसे रहेंगे? बाइनियल और पेरेनियल। मीन वो सीड प्रोडक्शन करने के लिए उस प्लांट को खुद को जिंदा रखना पड़ेगा उतने ज्यादा टाइम पीरियड तक। इन केस ऑफ मोनोकॉट दे आर एनुअल, देयर लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। 1 साल में जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 1 साल में कंप्लीट होगी। प्लांट को बहुत ज्यादा देर तक खुद को जिंदा नहीं रखना पड़ेगा। और दूसरा, डायकॉट के कंपैरिजन में मोनोकॉट में सीड प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। इसकी वजह से मोनोकॉट जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि ये जो भी लाइफ साइकिल का पैटर्न है इन दोनों ग्रुप में, इसके के केस में, डायकॉट के केस में वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, प्लांट को खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, एंड प्लांट ऑलवेज रिप्रोड्यूस्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन ना भी हो तो प्लांट की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब उसके रिप्रोडक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन कब होगा। एक तो सीजन वाइज होता है, या फिर सीजन वाइज अगर नहीं हो रहा है किसी प्लांट में तो कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है या अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है। इन दोनों केस में रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट। ठीक है, सो बट ये सब चीजें कैरी आउट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि सिर्फ रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वहां पे प्लांट की लगभग 90% एनर्जी जो है वहां पे खर्च हो रही है इन रिप्रोडक्शन। अब 90% एनर्जी अगर रिप्रोडक्शन में खत्म हो रही है तो बाकी की चीजों के लिए उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। अगर डायकॉट प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, मतलब क्या? उसका स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा वेल डेवलप रहेंगी, वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इन सब करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगी। सो दैट इज वाई इन सब रीजंस की वजह से रिप्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी, सीड प्रोडक्शन का रेट, लाइफ स्पैन और लाइफ स्पैन से जुड़ी हुई बाकी की चीजें, इन सब का कंपैरिजन जब करते हैं तो अपने को पता चलता है कि मोनोकॉट जो है या मोनोकॉटिलेडॉन्स प्लांट्स जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू डायकॉट, एज कंपेयर टू डायकॉट। ओके, अब डायकॉट की कुछ एग्जांपल्स पता है? डायकॉट और मोनोकॉट के कुछ एग्जांपल पता है क्या? बताओ। रूट की बात करते हैं तो यहां पे रहेगा टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और यहां पे रहेगा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट जो
सीड के रेडिकल से डेवलप होता है। ठीक है, सीड में एक रेडिकल पार्ट रहता है, अगर उस रेडिकल से कोई भी रूट सिस्टम डेवलप होती है तो अब उसको क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अगर रेडिकल छोड़ के बाकी किसी पार्ट से अगर रूट डेवलप हो रहा है तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट में रेडिकल से रूट डेवलप ही नहीं होते, बट रेडिकल से जो रूट मोनोकॉट में डेवलप होंगे उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट रहता है। they are immediately replaced by adventitious root which does not develop from the seed or the radical, प्लांट के दूसरे जो पार्ट है उनसे डेवलप होता है। सो ये फर्क है। दूसरा, अगर हम स्टेम का कंपैरिजन करते हैं तो स्टेम फर्स्ट ऑफ ऑल शोज वस्कुलर बंडल इन रिंग। ठीक है, स्टेम में वस्कुलर बंडल जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। जब स्टीलर इवोल्यूशन का पार्ट बताया था वहां पे एक लास्ट में एग्जांपल दिया था कि अटैक्टो स्टील एंड यू स्टील। तो यू स्टील वो रहेगा जहां पे जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है, ओके, और उसके ऊपर ये जो है वो रिंग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, और दूसरे जो वस्कुलर बंडल थे वो रेडियल फॉर्म के थे, तो रेडियल वस्कुलर बंडल रूट में रहेंगे दोनों के केस में, बट स्टेम में वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट थोड़ा अलग रहता है। डायकॉट के स्टेम में वस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज रहेंगे, मोनोकॉट में वो स्कैटर्ड रहते हैं। स्टेम हैज बंडल्स, ठीक है, शॉर्ट में भी लिखा है नहीं तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स। ओके, दूसरा, इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ मतलब यहां पे जो प्राइमरी था पहले चालू बंद कर वीडियो अपन फिर से पढ़ेंगे जब अपन सेकेंडरी ग्रोथ क्या रहती है, ये अलग से तुमको टॉपिक है, और उसके बाद मोनोकॉट और डायकॉट में स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो रहेगा वो अपन और डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल वहां पे। ओके, सो ये हुआ स्टेम और रूट के बारे में। देन नेक्स्ट, लीव्स। सो इन केस ऑफ डायकॉट लीव्स शो रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट यानी नेटवर्क। ओके, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। ओके, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल और रेटिकुलेट यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी डायकॉट का लीफ देखेंगे, पैरेलल और रेटिकुलेट में डिफरेंस पता है, इसको क्या कहेंगे, रेटिकुलेट। ठीक है, और दूसरा रहता है पैरेलल। तो जहां पे ये बीच की मिड रिब हुई, इससे ऐसे ब्लेड जैसे लीव्स बाहर आएंगे, ओके, बट यहां पे बाकी के जो वेन्स रहेंगे वो पैरेलल में जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क नहीं बनाते हैं। ओके, सो ये कौन सा वेनेशन हुआ, पैरेलल वेनेशन यानी क्या, नेटवर्क ऑफ वेन्स। हाँ बराबर है। ओके, सो ये ऐसे टाइप का वेनेशन प्रेजेंट रहेगा डायकॉट में, रेटिकुलेट, और ऐसे पैरेलल टाइप का वेनेशन प्रेजेंट रहेगा मोनोकॉट में। ये बेसिक डिफरेंस रहता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स आर जनरली पेंटामेरस। पेंटा मीन्स 5, मतलब यहां पे जो भी पार्ट रहेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, ये जनरली 5 के मल्टीपल में रहेंगे। अब मोस्टली कैलिक्स और करोला जो पेटल्स रहते हैं और पेटल के नीचे जो हरा वाला पार्ट रहता है बेस में, ये दोनों कैसे किसके मल्टीपल पे रहेंगे, 5।
5 into 2, 5, 15, 20, इसके ऐसे। इन केस ऑफ मोनोकॉट, flowers are generally trimerous, ठीक है, मतलब 3 के मल्टीपल में रहेंगे, ठीक है, इन 7, 3, 6, 9। तो ऐसे 3 के मल्टीपल में फ्लावर रहेंगे मोनोकॉट में, और 5 के मल्टीपल में फ्लावर रहेंगे डाइकॉट में, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है ये प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे वो टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको कहते हैं कैम्बियम। डाइकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट। कैम्बियम वो टिश्यू है जो आगे चल के सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। सो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, और मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं रहता, दैट्स वाई वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और दूसरा, हाँ, लाइफ स्पैन नहीं बताया ना। सो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर जनरली बाइनियल or perennial, okay, and most of the monocots are generally annuals, ठीक है। सो जब यहाँ पे सीड और फ्रूट बन जाता है तो प्लांट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। बट पेरेनियल प्लांट जनरली मरते नहीं, वहां पे सीड और फ्लावर बनने के बाद प्लांट जो है वैसे का वैसे रहेगा और नए सीड बनाएगा, ठीक है। सो ऐसा भी रहता है। सो दूसरा यहां पे एग्जांपल बताया था, हाँ, पहले एग्जांपल बताया था पी, ठीक है, दैट इज पायसम सटाइवम, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल बताया था, और कौन सा एग्जांपल बताया था, व्हीट, दैट इज ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टाइवम क्या हुआ, साइंटिफिक नेम। पायसम सटाइवम क्या हुआ, साइंटिफिक नेम, हाँ, पी डाइकॉट में, और कॉर्न और मेज, जिसको कहते हैं जिया मेज, ओके, जिया मेज, ठीक है। एंड मिलेट्स, ठीक है, राइस भी है, दैट इज ओराइजा सटाइवा, ठीक है। मिलेट्स यानी क्या, जवार बाजरा, ओके। और मोनोकॉट के एग्जांपल, सॉरी, ये मोनोकॉट के एग्जांपल हुए। डाइकॉट के एग्जांपल और कोई, मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या रहता है, मैंजीफेरा इंडिका, ओके। सो ये जो एग्जांपल हुए ये किसके हुए, डाइकॉट के, पी, मैंगो, और कोई एग्जांपल है, हाँ, कोकोनट मोनोकॉट का एग्जांपल हुआ, कोकोस न्यूसिफेरा। और कोई डाइकॉट का एग्जांपल बताओ, और कोई, ठीक है, डाइकॉट का एग्जांपल बताओ, हाँ, बीन्स, बीन्स डाइकॉट है। अब बीन्स में भी बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, बीन्स जो है, बीन्स फैबेसी लेग्यूमिनोसी फैमिली की, फैबेसी फैमिली का मेंबर है, ओके। बीन्स भी और पी भी। अब बीन्स में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, मूंग बीन भी रहते हैं और दूसरे काले वाले बीन्स भी रहते हैं, मोट, मूंग एंड ब्लैक बीन्स, मसूर जिसको कहते हैं। सो वो ये सभी एक जीनस के, दैट इज फैजियोलस, फैजियोलस मूंगा, फैजियोलस वल्गारे, फैजियोलस के बाकी के स्पीसीज, ठीक है। सो ये सब एग्जांपल हुए किसके, डाइकॉट के, ओके। सो ये डिफरेंस हुआ डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच का, ये दो ग्रुप के कैरेक्टर हुए, ठीक है। सो यहाँ पे ज्यादा, ऑल्दो एंजियोस्पर्म आर हाईली इवॉल्व्ड, एंजियोस्पर्म में भी ये दो ग्रुप में से प्रिमिटिव कौन सा हुआ, डाइकॉट, और एडवांस कौन सा हुआ, मोनोकॉट, ठीक है। सो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, ओके।
नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जहां पे सभी भी एनिमल्स रहेंगे। तीन क्राइटेरिया कौन से है? सबसे पहले दैट दे ऑल शुड बी यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर एंड थर्ड हेटेरोट्रॉफ एंड मोस्ट ऑफ देम फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया। इसके अलावा और दो, दे लैक सेल वॉल एंड दे आर जनरली मोटाइल, ठीक है, दे आर जनरली मोटाइल। ये क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एनिमल में भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है, जैसे अब अमीबा भी एक एनिमल है और ब्लू व्हेल भी सबसे लार्जेस्ट है। तो अमीबा जैसे स्मॉल का ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ है, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक एनिमल सेल हुई। अमीबा एंड पैरामीशियम जैसे एग्जांपल। अगर हम मल्टीसेल्युलर एग्जांपल देखते हैं तो पोरफायरा जो सबसे पहला फाइलम है इसका, और यहाँ पोरफायरा में स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्पॉन्ज जैसा रहता है। That's why they are more commonly known as sponges and the largest animal will be blue whale, ठीक है। सो ब्लू व्हेल जो है वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल हुआ। तो डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है, तो इसीलिए अपन एनिमल किंगडम को इनवर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स, एम्वर्टिब्रेट्स, ये दोनों ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, या फिर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट नहीं, नॉन कॉर्डेट्स। सो डाइवर्सिटी की वजह से अपन इसको इस दो ग्रुप में या कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। अब एनिमल को कैसे डिफाइन करेंगे? विच इज एन एनिमेट मूविंग ब्रीदिंग एंड परसीविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाईली कॉम्प्लेक्स रहता है, जहां पे सेंसेस, फिजिकल सेंसेस जो रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। दूसरा, एनिमल ग्रुप में भी डाइवर्सिटी के बारे में आप पहले एक्सप्लेन किया था। सेकंड, एनिमेलिया। Animalia word comes from Latin word anima, that means air or breath or soul, ठीक है। ब्रीदिंग के लिए अपने को एयर चाहिए और अपन ब्रीदिंग करते हैं, एंड our consciousness is considered as a soul, so that's why animal word animalia को animal लैटिन वर्ड से ये मीनिंग के हिसाब से ये वर्ड डिराइव हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर ये बताया कि ये 5 बेसिक कैरेक्टर जिसके बेसिस पे किंगडम एनिमेलिया क्रिएट हुई। दूसरा, एनिमल्स आर हाईली कॉन्शियस बीइंग, ठीक है। एंड दूसरा, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट रहते हैं फॉर लोकोमोशन, ठीक है, possess muscles for locomotion, ठीक है। और मसल भी एक टाइप के नहीं रहते, 3 टाइप के रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरह अपन पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मसल के अलग अलग टाइप आपको पता चलेंगे, बट यहाँ पे मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट रहेंगे? मसल्स, ओके। थोड़ा चालू बंद करो, पूर्ण ब्लर झाला। किसके लिए? फॉर कोऑर्डिनेशन, ओके, अभी ठीक है। सो नर्व टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं विच आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन किसका? नर्व इंपल्स का कंडक्शन करने के लिए, विच इज अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी के अलग अलग पार्ट और ऑर्गन्स जो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होगा, और दूसरा एनवायरमेंट और बॉडी के बीच में भी। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो रहते हैं, वो जो बाहर से अपने को कोई सिग्नल मिल रहा है, तो वो भी अपने ब्रेन नर्व सेल के थ्रू कंडक्ट करेंगे, और उसका इंटरप्रिटेशन जो भी रहेगा उसका एनालिसिस करके अपन नई इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग के हिसाब से परसीव करेंगे। सो ये सब चीजें जो रहती है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन रहता है? नर्व सेल। दूसरा, यहाँ पे अभी एनिमल के केस, प्लांट और पहले के जितने भी ग्रुप है उनके केस में क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो था वो थोड़ा बहुत सिंपल था, ठीक है। अब ये हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने की वजह से और बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब 2, 3 या 4 से ज्यादा पैरामीटर अपन यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल एल्गी में अपन ने सिर्फ रिजर्व फूड मटेरियल और कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है इसके बेसिस पे एल्गी पे क्लासेस बने थे। एंजियोस्पर्म में भी सीड में डाइकॉट है या वो मोनोकॉट है, इसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया, बट इससे ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है एनिमल में। सो पैरामीटर बहुत रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, कौन से टाइप के सेल्स है, ऑर्गन्स प्रेजेंट है या नहीं, सेल प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, इसके अलावा बॉडी प्लान कौन सा है, लोकोमोशन कौन से लेवल का है, किस टाइप का लोकोमोशन करते हैं, बॉडी में सेगमेंटेशन है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनमें से कुछ अपन देखेंगे जिसको अपन कहेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी क्राइटेरिया है उनमें से अपन सबसे पहला देखेंगे लेवल और ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेड्स या लेवल्स क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे बॉडी में सेल्स जो है वो कौन कौन से टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट है या इंडिविजुअल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट है, और दे फॉर्म ऑर्गन या उसकी ऑर्गन सिस्टम बनती है। तो इस तरीके के पैरामीटर यूज किए जाते हैं व्हेन वी काउंट दी लेवल और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहां पे बहुत सारे, ठीक है, फ्लो के फॉर्म में लेवल। ठीक है, these generally comprise unicellular organism। ठीक है, अब प्लांट नहीं है तो प्लांट नहीं है तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती। सो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के अंदर पूरी एक्टिविटी हो रही है, तो उनमें स्ट्रक्चर या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, या उसको असेल्युलर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, सो प्रोटोजोआ एंड अमीबा जैसे जो एक सेल के अंदर या एक प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म जिसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर पूरी एक्टिविटी चलेगी, वो होगी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। ओके, सेकंड रहेगी सेलुलर लेवल। ठीक है, वेयर सेल एग्जिबिट लेबर ऑफ डिवीजन। मतलब सेल जो है, कौन सा सेल कौन सा काम करना चाहिए, यहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ लेबर ऑफ डिवीजन। सो सेल में कुछ पर्टिकुलर सेल अगर एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर सेल डाइजेशन में इन्वॉल्व है, इस तरीके का अगर डिवीजन रहता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, लेबर ऑफ डिवीजन। तो ऐसे टाइप का ग्रेड जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको अपन क्या कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट टिश्यू लेवल। टिश्यू किसको कहेंगे, बताओ, फर्क रहता है, हाँ, ग्रुप ऑफ सेल। तो एक ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, बट उसमें भी क्या, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन और ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग आइडेंटिकल फंक्शन, उसको क्या कहेंगे, टिश्यू। ठीक है, तो अगर दो ग्रुप ऑफ सेल है और दो अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनको अपन सेम टिश्यू कहेंगे क्या, नहीं, तो वो अलग टिश्यू है, क्यों, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, एंड ये अलग टाइप का ग्रुप टिश्यू हुआ क्योंकि वह अलग टाइप का काम कर रहे हैं या फिर अलग टाइप का सिक्रीशन कर रहे हैं। सो विच हैव पर्टिकुलर फंक्शन टू अ ग्रुप ऑफ सेल। परफॉर्मिंग सेम function is called tissue level organization। ओके, देन उसके बाद थर्ड रहेगा ऑर्गन, जहां पे ये जितने भी टिश्यू है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं जो एक तरह का काम करता है। ठीक है, जैसे किडनी,
बहुत सारे नेफ्रॉन से बनती है, तो नेफ्रॉन का काम क्या रहता है? टू प्यूरिफाई ब्लड। ठीक है, सो नेफ्रॉन का काम क्या रहता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करके वहां से इंप्यूरिटी निकालना। सो ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जो एक टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? नेफ्रोटिक या नेफ्रॉन टिश्यू। अब ये जितने भी नेफ्रॉन टिश्यू है, ये एक दूसरे के साथ मिला के एक ऑर्गन बनाए, दैट इज किडनी। सो ये जो लेवल है इसको कहेंगे ऑर्गन लेवल। ठीक है, वेयर टिश्यू aggregate or forms organs। ओके, और इसके ऊपर रहता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जहां पे ये जितने भी ऑर्गन हैं, इनके बीच में क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन। उनके बीच में कम्युनिकेशन रहेगा और ये ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो ये एक पहला क्राइटेरिया, दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जर्म लेयर। ठीक है, अच्छा पहले इसका निकाल लो। जर्म लेयर्स, ये कौन सी लेयर है? विच इज फॉर्म्ड इन zygote और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ये जो लेयर बनती है उनको कहते हैं जर्म लेयर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जहां पे zygote में दो जर्म लेयर बनते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तब उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक, which forms two germ layer। ठीक है, यहां पे दो जर्म लेयर्स बनेंगे। अब ये जो दो जर्म लेयर है, यहां पे आउटर जो रहेगा दैट इज एपिडर्मिस और एपिडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, एपिडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जहां पे तीन जर्म लेयर है, दैट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक। The zygote form or after fertilization, there is a formation of three germ layers: ecto, meso and एंडोडर्म। ठीक है, सो यहाँ पे एक्टोडर्म जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट बनाएगा बॉडी के जो एपिडर्मल लेयर है, और एपिडर्मल लेयर के जो डेरिवेटिव्स है वो सब एक्टोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म जनरली बनाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड मेसोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और अपने बॉडी की एक्सटर्नल लेयर। इनके बीच में जो भी बॉडी ऑर्गन्स रहेंगे वो सभी के सभी कहाँ से बनते हैं? मेसोडर्म। और डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म, मेसोडर्म से बहुत अलग अलग टाइप के टिश्यू और ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होंगे। सो ये हो गया जर्म लेयर के बारे में। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर मोर एडवांस देन डिप्लोब्लास्टिक, जहां पे दो जर्म लेयर है। ठीक है, देन नेक्स्ट बॉडी प्लान, थर्ड बॉडी प्लान। सो यहां पे बॉडी में सेल्स और ऑर्गन का कैसा अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पे बनता है बॉडी प्लान। सो यहां पे सबसे पहले रहेगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान और सिंपली सेल एग्रीगेट प्लान। ओके, यहां पे टिश्यू और सेल्स जो रहते हैं वो एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, बट यहां पे ज्यादा लेबर ऑफ डिवीजन नहीं रहता। जैसे स्पॉन्जेस का एग्जांपल बताया, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स और टिश्यू एक जगह पे प्रेजेंट है,
बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं रहते कि अपने जैसे वेल डेवलप न्यूरॉन्स नहीं रहते, अपने जैसे वेल डेवलप किडनीज नहीं रहती, वहां पे अलग से एक्सक्रीशन के लिए और इसके लिए सेल्स नहीं रहते। लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो ऐसे जो है उसको क्या कहेंगे, सेल एग्रीगेट प्लान, वेयर अ क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इट शोज लिमिटेड सेल ऑफ डिवीजन, सॉरी सेल ऑफ डिवीजन है, लिमिटेड लेबर ऑफ डिवीजन और लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये हुआ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। दूसरा रहता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, where there is only one opening for both ingestion or ejection and excretion, और सिंपली एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड। सो बॉडी में एक ही ओपनिंग रहेगी जहां से फूड अंदर आएगा और जहां से फूड बाहर जाएगा, उसको कहते हैं ब्लाइंड सैक प्लान, ठीक है। सो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग रहेगी। सो जो फ्लैटवर्म जैसे कुछ एग्जांपल्स जो है वहां पे प्रेजेंट रहता है ये सब ऐसा बॉडी प्लान, जहां पे एक ओके। सो अगर ये बॉडी प्लान है, सो यहाँ पे एक ये कैविटी हुई, इधर एक ही ओपनिंग है और ये बॉडी हुई, ठीक है। सो ये कौन सा प्लान हुआ, ब्लाइंड सैक, ओनली वन ओपनिंग, ओके। देन थर्ड, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, where there are two opening, one for entry of food and one for exit of waste material, ठीक है। सो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ट्यूब बनेगी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बॉडी और बॉडी के जो एक्टोडर्म है उससे बहुत पैरेलल रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन द ट्यूब। सो अपनी बॉडी को एक ट्यूब इमेजिन किया है और उसके अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब दूसरी है, सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। सो अगर हमसे बताना हो, ओके। सो ये फिश है, सो ये डाइजेस्टिव ट्यूब रहेंगी, इंटेस्टाइन, और उसके बाद एग्जिट होगी, okay, so that is why it is called tube within tube, that is why it is called tube within the tube body plan, okay। so ये कुछ पैरामीटर्स हुए, इसके इस और भी ज्यादा है वो अपन कल पढ़ेंगे, बट ये कुछ पैरामीटर्स हुए अपन जिसके बेसिस पे क्या एनिमल का अपन डिवीजन करेंगे, ओके।